हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कुछ क्लासेस के अंतर्गत हम गुप्त काल के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने गुप्तकालीन इतिहास के स्रोतों के बारे में चर्चा की। साथ ही हमने गुप्तों की उत्पत्ति और उनके मूल निवास स्थान के बारे में भी बात की। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि गुप्त वंश का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ, अर्थात गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। बात की जाए गुप्त वंश के प्रारंभ की तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और दूसरे अन्य अभिलेख हैं, उनसे हमें गुप्त शासकों की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से हमें ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त से पहले चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच और श्रीगुप्त द्वारा शासन किया गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीगुप्त की। श्रीगुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक था और इसी के द्वारा इस राजवंश की स्थापना की गई थी। एलन, फ्लीट, जायसवाल जैसे विद्वानों का ये मानना है कि गुप्त वंश के प्रथम राजा का नाम सिर्फ गुप्त था और श्री की उपाधि उसने राजा बनने के बाद ग्रहण की और संभवतः कुछ वर्षों तक वो मुरुंडों का अधीनस्थ शासक था, लेकिन बाद में स्वतंत्रता प्राप्त कर उसने महाराजा की उपाधि धारण की। उसका जो शासनकाल है वो 275 से 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है और इत्सिंग के विवरण के अतिरिक्त इस राजा के विषय में कोई स्पष्ट जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। चीनी यात्री के विवरण से ऐसा आभास मिलता है कि बनारस का जो निकटवर्ती इलाका था वो इसके अधीन था और ये भी संभावना है कि श्रीगुप्त का राज्य पश्चिम में कुछ दूर तक प्रयाग और साकेत की ओर और पूर्व में मगध की ओर भी कुछ दूर तक विस्तृत हो। तो ये अनुमान पुराणों के विवरण पर आधारित माना जा सकता है। श्रीगुप्त ने सारनाथ के निकट चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया और इसकी देखरेख के लिए 24 गांव भी दान में दिए। बनारस के पास से इसकी कुछ मुद्राएं भी हमें मिली हैं और इनमें से एक मुहर पर गुप्तस्य और दूसरे पर श्रीगुप्तस्य अंकित है। परमेश्वरी लाल गुप्त इन मोहरों के श्रीगुप्त की राजकीय मोहर होने में संदेह प्रकट करते हैं। श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो घटोत्कच था और इसने संभवतः 300 से 319 या 320 ईस्वी तक शासन किया। इसके शासनकाल की किसी भी घटना की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती और इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त के समय के सूपिया अभिलेख में घटोत्कच को ही गुप्त वंश का संस्थापक माना गया है। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्र अभिलेख में भी घटोत्कच को ही गुप्तों का आदि राज या संस्थापक कहा गया है, लेकिन सर्वमान्य मत जो है वो यही है और प्रशस्ति से भी यही विदित होता है कि घटोत्कच गुप्त वंश का दूसरा शासक था। बसाड़ से मिली एक मुद्रा पर श्री घटोत्कच गुप्तस्य लिखा मिला है और स्मिथ इसे गुप्त राजा की मोहर मानते हैं, लेकिन ये मोहर संभवतः किसी परवर्ती शासक की है। घटोत्कच के नाम का एक सोने का सिक्का भी मिला है जिसे एलन बाद के राजा की मानते हैं। एसआर गोयल के अनुसार गुप्त लिच्छवी संबंध इसी समय आरंभ हुआ। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की, जिसका शासनकाल 319 से लेकर लगभग 335 ईस्वी के मध्य का माना जाता है। महाराज घटोत्कच का पुत्र और उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रारंभिक गुप्त शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता था। राज्यारोहण के पश्चात उसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया। लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध जो उसने किया वो उसके शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। चंद्रगुप्त एक दूरदर्शी सम्राट था और लिच्छवियों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ अपना विवाह किया और इस वैवाहिक संबंध की जो पुष्टि है वो 2 प्रमाणों से होती है। पहला जो प्रमाण है वो एक प्रकार के स्वर्ण सिक्के हैं जिन्हें चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार, लिच्छवी प्रकार, राजा रानी प्रकार, विवाह प्रकार आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है और इस प्रकार के जो लगभग 25 सिक्के हैं वो गाजीपुर, टांडा, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, सीतापुर और बयाना से मिले हैं। तो उल्लेखनीय है कि जो ये सिक्के हैं उनके मुख्य भाग पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी की आकृतियां उनके नामों के साथ साथ अंकित है और पृष्ठ भाग पर सिंहवाहिनी देवी के साथ साथ मुद्रालेख लिच्छवे उत्कीर्ण है। दूसरा जो प्रमाण है वो ये है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दोहित्र यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है
और इतिहासकार स्मिथ का ये मानना है कि इस वैवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों का राज्य प्राप्त कर लिया और मगध और उसके आसपास का क्षेत्र का वो सार्वभौम शासक बन गया। इसके विपरीत एलन महोदय इस संबंध को सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए लिखते हैं कि लिच्छवियों की सामाजिक कुलीनता के कारण ही गुप्तों को लिच्छवी रक्त पर गर्व था, लेकिन यह निष्कर्ष तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि तत्कालीन समाज में लिच्छवियों की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी। मनुस्मृति स्पष्टतः उन्हें व्रात्य यानी धर्मच्युत कहती है। इसलिए गुप्त लिच्छवी संबंध सामाजिक दृष्टि की अपेक्षा राजनीतिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण जान पड़ता है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय लिच्छवियों के दो राज्य थे। पहला था वैशाली का राज्य और दूसरा था नेपाल का राज्य। वैशाली उनका प्राचीन राज्य था और नेपाल में उन्होंने प्रथम अथवा द्वितीय शती के लगभग अपना दूसरा राज्य स्थापित कर लिया था। कुमार देवी के साथ जब चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह कर लिया तो संभवतः उसने वैशाली का राज्य प्राप्त कर लिया। नेपाल के राज्य को उसके पुत्र और उसके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त द्वारा अपने अधिकार में कर लिया गया था। प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य का उल्लेख गुप्तों के प्रत्यंत राज्य के रूप में किया गया है। लिच्छवियों का पहले एक सुप्रसिद्ध गणराज्य था और संभव है इस समय तक उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक हो गई हो और कुमार देवी लिच्छवी राज्य की उत्तराधिकारिणी रही हो और यही कारण था कि चंद्रगुप्त को उसका राज्य प्राप्त हो गया। इस वैवाहिक संबंध के ऊपर टिप्पणी करते हुए इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी ने लिखा है कि अपने महान पूर्ववर्ती शासक बिंबिसार की भांति चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की और ये सोचना सर्वथा तर्कसंगत लगता है कि इस विवाह के बाद ही चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की होगी और इसी विवाह की स्मृति में उसके द्वारा राजा रानी प्रकार के सिक्कों को चलवाया गया होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी लिच्छवी राज्य बहुत ही समृद्ध था और उसमें बहुमूल्य रत्नों की खान थी। बुद्धघोष की टीका सुमंगल विलासिनी से हमें ये ज्ञात होता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध नरेश अजातशत्रु का लिच्छवियों के साथ संघर्ष रत्नों की खान पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही हुआ था। तो यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि इस संबंध में चंद्रगुप्त को प्रभुत आर्थिक लाभ भी मिला होगा। इस प्रकार लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त ने अपने राज्य को राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध बना लिया। चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम की साम्राज्य सीमा का ठीक निर्धारण नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी विजयों के विषय में हमें निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। वायु पुराण में किसी गुप्त राजा के साम्राज्य सीमा का वर्णन करते हुए ये बताया गया है कि गुप्त वंश के लोग गंगा के किनारे प्रयाग तक तथा साकेत और मगध के प्रदेशों पर शासन करेंगे और जिस साम्राज्य सीमा का उल्लेख यहाँ हुआ है उसका विस्तार पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक था। तो स्पष्ट है कि ये जो साम्राज्य सीमा है वो चंद्रगुप्त प्रथम के समय की ही है क्योंकि उसके जो पूर्ववर्ती दोनों शासक थे वो बहुत ही साधारण स्थिति के थे और उसके बाद के शासक समुद्रगुप्त का साम्राज्य इससे कहीं अधिक विस्तृत था। प्रयाग प्रशस्ति आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ में समुद्रगुप्त की विजयों का तो उल्लेख करती है, लेकिन पश्चिम की ओर प्रयाग के पूर्व में गंगा नदी तक के भूभाग की विजयों की चर्चा इसमें हमें नहीं मिलती। तो इससे भी ये स्पष्ट होता है कि ये भाग चंद्रगुप्त के अधिकार में ही था। राय चौधरी का ये मानना है कि कौशाम्बी और कौशल के राजाओं को चंद्रगुप्त ने जीत कर उनके राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था। भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त प्रथम को एक नए संवत के प्रवर्तन का श्रेय भी दिया जाता है जिसे बाद के लेखों में गुप्त संवत कहा गया है। फ्लीट की गणना के अनुसार इस संवत का प्रचलन 319 या 20 ईस्वी में किया गया था। इसके विपरीत जो शाम शास्त्री आदि विद्वान हैं वो इसकी प्रारंभ तिथि 200 अथवा 272 ईस्वी मानते हैं और अनेक विद्वान इस संवत के प्रचलन का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को देते हैं। लेकिन विभिन्न प्रमाणों के प्रकाश में फ्लीट की तिथि ही तर्क संगत हमें नजर आती है और इसकी जो पुष्टि है वो अलबरूनी के इस कथन से भी होती है कि गुप्त संवत और शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर था।
चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही अपने सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी निर्वाचित कर दिया और स्वयं संन्यास ले लिया। प्रयाग प्रशस्ति, एरन और रिद्धपुर अभिलेखों से इस घटना की पुष्टि होती है और निसंदेह चंद्रगुप्त प्रथम अपने वंश का प्रथम महान शासक कहा जा सकता था और उसी के काल में गुप्त लोग सामंत स्थिति से सार्वभौम स्थिति में आए। इसलिए हम चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मान सकते हैं।